गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुमन बड़ोला। आज हम तृतीय वर्ष भूगोल की कक्षा में भारत के भूगोल से संबंधित इस विषय पर चर्चा करेंगे, जानेंगे। जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में हमने जाना, भारत का प्रारंभिक परिचय, विस्तार, सीमा रेखाएं एवं सामान्य परिचय के संबंध को हमने समझने का प्रयास किया। आज इस कक्षा में भारत की सापेक्षिक स्थिति के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। किसी भी स्थान या देश की अवस्थिति अर्थात अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार और भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते सापेक्षिक स्थिति को भी जानना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि हम उस आसपास के स्थानों के संदर्भ में उस प्रदेश की स्थिति को जानते हैं, जिसे कि रिलेटिव लोकेशन कहा जाता है, इंडिया इन द context ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ एशिया। इस संदर्भ में गूगल की यह इमेज जो आपको भी दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, हम देख पा रहे हैं एशिया का विशाल क्षेत्र। जैसा कि आपको विदित है कि इस पृथ्वी के धरातल पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उसमें यूरोप एवं एशिया का ये भूभाग हमें दिखाई दे रहा है। एशिया को 6 भौतिक और सांस्कृतिक परिमंडलों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी एशिया, जिसमें रशिया वाला ये भाग हम देख पा रहे हैं, जूम करके हम देखें तो इस प्रकार से उत्तरी एशिया। पूर्वी एशिया, जिसमें चीन और उसके साथ में जुड़ा हुआ ये भूभाग आ जाता है। पश्चिमी एशिया, जो कि अफगानिस्तान, ईरान, इराक। मध्य दक्षिणी एशिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, जहाँ पर भारत स्थित है, और उसके साथ ही दक्षिणी एशिया के रूप में जाना जा सकता है। विशाल भूभाग हम देख पा रहे हैं। भारतीय क्षेत्र के पूर्वी भाग में स्थित जो कि चीन का दक्षिणी भूभाग है, ये 2 प्रकार के भूभाग हमें दिखाई दे रहे हैं। एक है मेनलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड इसके साथ ही जुड़ा हुआ है मुख्य भूमि के साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रायद्वीपीय भूभाग। प्रादेशिक दृष्टि से भारत दक्षिणी एशिया में सम्मिलित है। दक्षिणी एशिया के देशों की यदि हम बात करें तो इस मानचित्र में हम देखेंगे कि दक्षिणी एशिया अर्थात भारत, बांग्लादेश देख पा रहे हैं हम, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों को यदि हम देखते हैं तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में सबसे पहले यहाँ हम इसे मानचित्र से समझने का प्रयास करेंगे। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, मानचित्र में हम स्पष्ट रूप से सब देख पा रहे हैं। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम,
9 नंबर मलेशिया, मलेशिया वाला भाग, इसके साथ ही सिंगापुर, इंडोनेशिया, सिंगापुर एक अलग से है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये सभी दक्षिणी एशिया के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इसी विस्तृत मानचित्र को यदि इस प्रकार से देखें तो हम देख पा रहे हैं, मैंने एक डिटेल जूम मैप आपको दिखाया है जो कि चाइना से नीचे वाले भाग को लिए हुए सम्मिलित किए हुए हैं। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, साउथ चाइना सी के नीचे वाला भाग फिलीपींस, इसी प्रकार से ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया जिसमें सुमात्रा, जावा और बाली, ब्रुनेई, फिलीपींस हम सब देख पा रहे हैं। और इस मानचित्र के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भारत क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है, जिस कारण से इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। विश्व में भारत सबसे बड़ा गणतंत्र है और इन सभी देशों की जनसंख्या, चाइना इसमें सम्मिलित नहीं है, से अधिक भारत की जनसंख्या है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति, इस भौगोलिक स्थिति को देख सकते हैं, गूगल अर्थ पर हम देख पा रहे हैं कि भौगोलिक स्थिति भारत के जैसे अनुकूल नहीं है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में एक हिमालय के द्वारा पर्वतीय सीमाओं से आबद्ध है। भारत की इस स्थिति के कारण बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी कहा जा सकता है। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि भारत की स्थलीय सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में, उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार देशों से मिली हुई है। पाकिस्तान, पूर्व में पाकिस्तान और पश्चिम में बांग्लादेश के साथ जो सीमाएं हैं मानव निर्मित है, जबकि शेष सभी देशों के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं, जो कि अधिकांशतः ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में विद्यमान है। हम देख पा रहे हैं 3D मैप के द्वारा कि भारत का ये भूभाग पर्वतीय श्रृंखलाएं जो कि अर्धचंद्राकार स्वरूप में भारत की उत्तरी सीमा में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इंदिरा कॉल पर भारत की स्थलीय सीमाएं अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं चीन से मिलती हैं, जबकि सुदूर उत्तरी पूर्वी कोने पर उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि है, जहां पर भारत, चीन और म्यांमार की सीमाएं आपस में मिलती है। भारत विश्व का ऐसा विशालकाय प्रायद्वीपीय भूभाग है जिसका क्षेत्रफल बहुत अधिक विशाल है। 32,87,262 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र का यह भूभाग, जहां पर 102.87 करोड़ पॉपुलेशन निवास करती है। इस देश का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका और इसी प्रकार से इंडोनेशिया, जो कि दूसरा निकटतम पड़ोसी देश है। आप देख पा रहे हैं सुमात्रा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करने वाले इस ग्रेट चैनल को ग्रेट निकोबार द्वीप समूह से पृथक कर रहा है। लक्षद्वीप और मालदीव हमारा समुद्री पड़ोसी देश है। पूर्वांचल की पहाड़ियों के साथ संलग्न म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया,
थाईलैंड, कंबोडिया एवं वियतनाम जैसे हमारे समुद्री पड़ोसी देश हैं इस मानचित्र में। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसी के साथ एक महत्वपूर्ण हिंदू राष्ट्र की दृष्टि से भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़कर सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है और आर्थिक प्रगति के हेतु इस क्षेत्र से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। भारत और नेपाल भूटान के साथ, जो कि दोनों ही स्थल लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, स्थल अवरुद्ध देश हैं, उनके साथ भारत विशिष्ट संधियों के साथ जुड़ा हुआ है। इस मानचित्र में हम देख पा रहे हैं नेपाल और भूटान। दक्षिणी पूर्वी एशिया में और दक्षिणी एशिया में भारत की अवस्थिति का महत्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि भारत के दक्षिण में परिसीमित करने वाले प्रायद्वीप और महासागर का नाम ही हिंदुस्तान रखा गया है और भारत की केंद्रीय अवस्थिति इसमें हमें स्पष्ट रूप से इस मानचित्र में हमें दिखाई दे रही है। भारत की तटीय सीमा रेखा भी सबसे विशाल है, 7516.6 किलोमीटर की समुद्री रेखा है। यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है, इस मानचित्र से हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि भारत की अवस्थिति का भू राजनीतिक और सामरिक महत्व भी है। यहाँ इस पर चर्चा करने से पूर्व पुनः हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि दक्षिणी एशिया में भारत को मानवीय सभ्यता का पालना घर भी कहा गया है, जहाँ पर 4000 वर्षों पुरानी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नामक स्थानों की मानवीय सभ्यता यहाँ पर फली फूली। इसी प्रकार शून्य की अवधारणा का विकास भी भारत में ही किया गया, जिसे यूरोपीय लोगों ने इसे पाला, बाद में एक्सेप्ट भी किया। भारत में दक्षिणी एशियाई परिमंडल की सभी भौतिक विशेषताएं समाहित है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि हिमालय श्रेणियां एक सुरक्षित दीवार की भांति यहाँ पर उत्तर में स्थित है, जो कि इस पूरे क्षेत्र को एक प्रायद्वीपीय स्वरूप प्रदान करती है। दक्षिण में सागरीय भूभाग इसे एक विशिष्ट भौगोलिक एंटिटी के रूप में स्थापित करता है। सांस्कृतिक दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत पाकिस्तान एवं बांग्लादेश का एक समान इतिहास रहा है। ये सभी ब्रिटिश काल से पूर्व एक ही राष्ट्र के रूप में भारतीय या हिंदुस्तान के रूप में जाने जाते थे। सुप्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति यहीं पर पनपी थी। प्रजातीय दृष्टि से भी यहाँ पर बाह्य लोगों का अप्रवास होना, विभिन्न प्रजातियों का विकास यहाँ पर हुआ है। ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से भी नेपाल और भूटान को छोड़ करके दक्षिणी एशिया में एक समान औपनिवेशिक पृष्ठभूमि यहाँ पर विद्यमान रही है। 1947 के पूर्व में यदि हम दक्षिणी एशिया को देखें तो 1947 के पूर्व में यहाँ पर बांग्लादेश, 1948 के पूर्व श्रीलंका और म्यांमार एक ब्रिटिश शासन के अंग रहे हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत एवं पाकिस्तान, बांग्लादेश एक समान इतिहास रखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, प्रजातीय दृष्टि से भी हम देखें तो सभी प्रकार से ये सभी देश जुड़े हुए हैं, जिनका एक साथ विकास हुआ है। सांस्कृतिक और सार्क देशों में भी दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यावास, जो कि काठमांडू में है, एक प्रकार की सांस्कृतिक एकता से जुड़ा हुआ है। दक्षिणी एशिया में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो है मानसूनी जलवायु की एक सूत्रता का विकास होता है। दक्षिणी एशिया में एक और महत्वपूर्ण हम यदि तत्व देखते हैं तो महत्वपूर्ण स्थलाकृतिक स्वरूप भी हम देख सकते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यदि हम देखें तो हिमालय, काराकोरम एवं
हिंदू कुश की पर्वतमालाएं और उनका दक्षिणी ढाल पूरे दक्षिणी एशिया को एक स्वरूप में बांधे रखता है। सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का विकास और इसी प्रकार से दक्षिणी पठारी भूभाग का विकास होना। जैसा कि मैंने अभी कहा कि दक्षिणी एशियाई देशों की जलवायु पूर्णतः मानसूनी प्रकार की जलवायु है और जिसमें भारत ही ऐसा एक महत्वपूर्ण देश है जो कि दक्षिणी एशिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों के बीच की संपूर्ण जलवायु यहाँ पर विद्यमान है, जिसके कारण प्राकृतिक वनस्पति की बहुत अधिक विविधताएं यहाँ पर पाई जाती है। उच्चावचीय स्वरूप, मानसूनी जलवायु, इन सभी देशों की सब कुछ समान है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर के यहाँ पर हिमालय क्षेत्र की पाई जाने वाली वनस्पति भी पाई जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से और प्रजातियों की दृष्टि से देखें तो निग्रिटो, मंगोलाइट, भूमध्य सागरीय जलवायु की इंडो आर्यन प्रजातियों के तत्व भी यहाँ पर पाए जाते हैं। भारत एक विशालकाय देश है। जैसा कि पूर्व में भी हम कह चुके हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण विश्व का ऐसा देश है जहाँ पर बहुत अधिक समृद्ध मिनरल्स की दृष्टि से समृद्धता पाई जाती है। बॉक्साइट, एल्यूमिना, लोहा अयस्क, सीसा, तांबा, मैग्नीज, सीमेंट, ग्रेफाइट, नमक, कोयला, इस प्रकार के महत्वपूर्ण खनिज भारत में पाए जाते हैं और भारत यहाँ का महत्वपूर्ण देश है। दक्षिणी एशिया में भारत खनिजों की दृष्टि से संपन्न है, भौगोलिक दृष्टि से संपन्न है। उसी के साथ साथ यदि हम कृषि की दृष्टि से भी देखें तो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में सम्मिलित रूप से भारत की कृषि योग्य भूमि और सिंचित भूमि सर्वाधिक भारत में ही पाई जाती है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आधे से अधिक भूभाग पर कृषि की जाती है और भारत में दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में कई फसलों की दृष्टि से प्रथम स्थान प्राप्त है, जैसे मक्का, आलू, मूंगफली, चावल, तिल, गन्ना, कपास, केला इत्यादि महत्वपूर्ण फसलें भारत में पाई जाती हैं। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में भारत का भौगोलिक एवं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। औद्योगिक विकास, परिवहन, संचार, विदेशी व्यापार इत्यादि की दृष्टि से जिस मानचित्र पर हम देख पा रहे हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया का ये मानचित्र, इसमें भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत एक बहुत अधिक घनत्व वाला राष्ट्र है, बांग्लादेश के पश्चात। इसी प्रकार साक्षरता में भी श्रीलंका के पश्चात भारत महत्वपूर्ण स्थान पर है। कई और कारकों में भी यदि हम देखें तो साक्षरता की दृष्टि में दूसरा, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से श्रीलंका एवं भूटान के पश्चात तीसरा देश है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रणेता भारत दक्षिणी एवं दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसका महत्व हम नकार नहीं सकते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में सार्क कंट्रीज जिसे कहा जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, इसमें भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार आसियान, ASEAN, एशियान राष्ट्रों में भी दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघों में भी भारत इसी पूरे संपूर्ण क्षेत्र के आर्थिक, भौगोलिक, भौतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए लगा हुआ है, संलग्न है और इन सभी राष्ट्रों के समूह के साथ मिलकर के विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर भी कार्य कर रहा है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप मसालों के लिए जहाँ पर विख्यात है, अनेक संस्कृतियों का यहाँ पर संगम है और भारत से विस्तार लेने वाला बौद्ध धर्म जो कि व्यापारियों के साथ विभिन्न स्थल मार्गों से
पूरे दक्षिणी पूर्वी एशिया में फैला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बर्मा, जिसको कि म्यांमार अभी वर्तमान में कहा जाता है, वियतनाम जो कि स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है, कंबोज जो कि कंबोडिया का पूर्व नाम है, ये सभी भारतीय मूल के ब्राह्मणों ने यहाँ पर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। इसीलिए सांस्कृतिक दृष्टि से भी हम यदि कहें तो भारत का यहाँ पर बहुत अधिक प्रभाव है। मुगल साम्राज्य में और अंग्रेजी साम्राज्य के पश्चात भी भारत का यहाँ पर व्यापारिक आदान प्रदान महत्वपूर्ण तरीके से होता रहा है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि भारत की सामरिक अवस्थिति भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इस विषय को हम अगली कक्षा में पढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में आप सभी को इन सभी दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों को चित्रित करना, मानचित्र करना आवश्यक है और उनको समझना आवश्यक है। चूँकि हम सभी भूगोल के विद्यार्थी हैं, तो हमें ये जानना आवश्यक है कि हम इनको मानचित्रण पर कैसे बनाएं और उनको मानचित्र पर किस प्रकार से प्रदर्शित करें। तो ये आज के इस लेसन का आपका होमवर्क है और असाइनमेंट है कि सभी इस दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का आप मानचित्रण करें, उनकी जनसंख्या के बारे में समझें और उनके भौगोलिक तथ्यों की एक लिस्ट बना करके इस असाइनमेंट को पूर्ण करें। धन्यवाद।